सो गाइस, आज के लेक्चर में हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पढ़ने वाले हैं। जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया कि सिंगल लेवल इनहेरिटेंस में वन बेस क्लास एंड वन डिराइव्ड क्लास, ऐसे दो ही क्लास होते हैं, जिसमें एक बेस क्लास होता है, एक डिराइव्ड क्लास होता है। आपका माइक चल रहा है, किसी का बंद कर दीजिए क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रहा है सेशन। ओके, नाउ यहाँ पे आज हम पढ़ने वाले मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। सो मल्टी लेवल में क्या होता है कि एक बेस क्लास होता है, वन बेस क्लास, फिर इसके ऊपर से एक डिराइव्ड क्लास बनेगा, वन डिराइव्ड क्लास, वापस इसके ऊपर से वहाँ पे वन डिराइव्ड क्लास बनेगा, वन डिराइव्ड क्लास, और ये जो है ये ऐसे चलता रहेगा सीक्वेंस नंबर ऑफ टाइम्स, ये और आखिरी में आएगा आपका डिराइव्ड क्लास, लास्ट में आता है आपका डिराइव्ड क्लास। तो ये जो सीक्वेंस आप देख रहे हो ये मल्टी लेवल का सीक्वेंस होता है, जिसमें एक बेस क्लास होता है, उसके ऊपर से एक डिराइव्ड क्लास बनेगा, उसके ऊपर से एक डिराइव्ड क्लास बनेगा, और ये सीक्वेंस चलता रहेगा। बट यहाँ पे कभी भी एक क्लास को दो डिराइव्ड क्लास नहीं होंगे, ये हमेशा याद में रखना है। मतलब वन बेस क्लास वन डिराइव्ड क्लास, हाँ इसको डिराइव्ड क्लास होगा ज़रूर, बट उसको भी एक ही डिराइव्ड क्लास होगा, दो डिराइव्ड क्लास नहीं होंगे। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है सबका? मल्टी लेवल में क्या लॉजिक लगेगा, डायग्राम को याद रखना कभी भी, ठीक है। स्क्वायर पहला एक क्लास, उसके नीचे दूसरा क्लास, उसके नीचे तीसरा क्लास, ऐसे मल्टीपल क्लास वहाँ पे चलते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड एज मल्टी लेवल, क्योंकि लेवल बढ़ रही है ना। सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं मल्टी लेवल का। लास्ट लेक्चर में हमने एक सिंगल लेवल का एग्जांपल देखा था, ओके। उसी के ऊपर आज मल्टी लेवल का एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मल्टी लेवल का एग्जांपल किस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। हाँ, जब हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करते हैं ना, तो कौन सी क्लास की प्रॉपर्टी कहाँ पे आती है? तो देखिए, अगर सपोज मान लीजिए यहाँ पे मैंने तीन क्लास बनाए, पहला क्लास बना ये, उसके ऊपर से एक दूसरा क्लास बना बी, ओके, उसके ऊपर से फिर एक तीसरा क्लास बना सी। ऐसा पकड़ के चलो आप ये लॉजिक। तो अब क्या होंगे कि ए के जो मेंबर है ना, ए के मेंबर बी क्लास में आएंगे और बी के मेंबर सी क्लास में आएंगे। तो इनडायरेक्ट वे ए और बी दोनों के मेंबर सी में एक्सेस होंगे, ओके, क्योंकि ये रूल है। क्योंकि क्या होगा, ए के मेंबर बी में आ रहे हैं, बट बी को भी कोई तो भी इनहेरिट कर रहा है, यानी कि सी क्लास इनहेरिट कर रहा है। तो होगा क्या कि ए के जो भी मेंबर्स है जिनका एक्सेस आपको बी में देना है, उनका एक्सेस आपको सी में भी मिल जाएगा, क्योंकि ए बी इज इनहेरिट फ्रॉम ए बट सी इज इनहेरिट फ्रॉम बी। तो इनडायरेक्ट वे ए एंड बी दोनों क्लास के मेंबर आपको सी में मिल जाएंगे। सो लेट अस टेक वन एग्जांपल फॉर दिस, ओके। सो दिस इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस जो हमने पिछले बार देखा था। इसी में हम एक प्रोग्राम एडिट करते हैं। नाउ ये जो क्लास ए है उसको मैं इनहेरिट नहीं करता हूँ, हाँ सॉरी करना पड़ेगा, कंट्रोल Z, ओके। ये हो गया एक डिराइव्ड क्लास। इसमें डिस्प्ले फंक्शन फिलहाल मैं हटा देता हूँ, ये डिस्प्ले फंक्शन मैंने हटा दिया, और इसमें ये जो मेंबर है इसको प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करता हूँ ताकि वो अगले क्लास में आ सके। प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करना पड़ेगा इसको, सो PRO प्रोटेक्टेड लाइक दिस, ओके। हाँ, अगर ये प्राइवेट हम रखेंगे तो क्या होता है कि प्राइवेट मेंबर कभी भी किसी भी हालत में एक क्लास से दूसरे क्लास में नहीं जाते। तो इनहेरिटेंस का एक रूल है, कभी भी याद रखो कि अगर हमने वहाँ पे प्राइवेट मेंबर लिखे हुए हैं तो प्राइवेट मेंबर कभी भी किसी भी हालत में दूसरे क्लास में नहीं जाते। ये मैंने आपको C++ में भी बताया था। तो कौन से मेंबर, इसीलिए अगर आपको लगता है कि प्रोटेक्टेड मेंबर और प्राइवेट मेंबर में एक डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि अगर सिंगल क्लास की बात करें, सपोज सिंगल क्लास, अगर सपोज क्लास ये है, तो अगर मैंने इसमें कोई मेंबर प्राइवेट रखे हैं तो ये मेंबर आउटसाइड क्लास एक्सेस नहीं होंगे, नॉट एक्सेस, बराबर है कि नहीं? यस और नो? यस सर। हाँ, नॉट एक्सेस आउटसाइड अ क्लास, एंड also not inherited by its subclass, by its derived class, actually by its derived class, okay। मतलब क्या है कि प्राइवेट मेंबर ना क्लास के बाहर एक्सेस होते हैं और ना ही उस क्लास के डिराइव्ड क्लास में भी जाते हैं। मतलब उस क्लास का जो डिराइव्ड क्लास होगा वो भी आपके प्राइवेट मेंबर को एक्सेस नहीं करेगा। बट अगर हम प्रोटेक्टेड मेंबर की बात करें तो प्रोटेक्टेड का जो कंसेप्ट है एक्चुअली
नॉट एक्सेस बाय आउटसाइड क्लास, मतलब उस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे, बट अगर इस क्लास का कोई डिराइव्ड क्लास है, इस क्लास का कोई डिराइव्ड क्लास है तो उसमें ज़रूर एक्सेस होंगे, उसमें ज़रूर एक्सेस होंगे, इनहेरिटेड बाय इट्स डिराइव्ड क्लास। मतलब क्या, दोनों का डिफरेंस एक ही है कि ये प्राइवेट मेंबर जो है क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होते, बट और एज वेल एज दूसरा जो उसका डिराइव्ड क्लास है उसमें भी एक्सेस नहीं होते। बट अगर हम प्रोटेक्टेड की बात करें तो सिंगल क्लास में डिफरेंस नहीं है, मतलब सिंगल क्लास में ए भी किसी भी क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होंगे, बट अगर ये क्लास किसी दूसरे क्लास में डिराइव्ड हो रहा है तो डिराइव्ड क्लास इस मेंबर को एक्सेस कर सकता है। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। गॉट इट? यस और नो? यस सर। डिफरेंस समझ में आया प्राइवेट और प्रोटेक्टेड का? इसलिए अगर आप चाहते हो कि कोई भी क्लास का अगर ये मेंबर, अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट लिखता हूँ तो ये बी क्लास में आएंगे नहीं, बट मुझे उसको बी में लेना है तो मैं इसको प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिक्लेयर करूँगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव डिक्लेयर्ड इट प्रोटेक्टेड। नाउ आई एम डिफाइनिंग one more class is there, class C colon B, class C colon B, ठीक है, derived class, ओके, लाइक दिस। और ये हमने एक क्लास बना दिया डिराइव्ड क्लास। अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो इनहेरिटेंस प्रॉपरली देख रहे हो तो क्लास ए को क्लास बी ने इनहेरिट किया और क्लास बी को क्लास सी ने इनहेरिट किया। सो इनडायरेक्टली दोनों मेंबर कैसे एक्सेस होते हैं अभी हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इंटीजर जेड ले लेता हूँ, इसका एक खुद का मेंबर ले लेता हूँ जेड, उस खुद का क्लास का, और यहाँ पे एक मेथड भी वहाँ पे ले लेता हूँ वाइड सेट, ओके, हाँ, तो यहाँ पे वाइड सेट जेड ले लेता हूँ, वाइड सेट जेड, और एक्स की जगह जेड आ जाता है ना। इसमें डिस्प्ले मेथड में लेता हूँ अभी, सो कॉपी वाइड डिस्प्ले, और यहाँ पे तीनों की वैल्यू मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, ओके। अब तीनों की वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ये हो गया राइट लाइन, x इज इक्वल टू प्लस एक्स, ओके, इसको कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे y की वैल्यू y, और यहाँ पे z की वैल्यू लाइक दिस। अब मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा c का, सो सी obj इज इक्वल टू न्यू सी, ये सी क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। अब सेट एक्स भी कॉल होगा, सेट वाई भी कॉल होगा। सेट एक्स ए क्लास मेथड, ये कौन सी क्लास की मेथड है? ए क्लास मेथड है। ये कौन सी क्लास की मेथड है? बोलते जाओ, बी क्लास मेथड, करेक्ट। और ये अभी तीसरा मेथड हम लेंगे यहाँ पे obj डॉट सेट जेड, ये कौन से क्लास की मेथड है? हाँ, सी क्लास मेथड, यस सी क्लास मेथड। और ये obj डॉट डिस्प्ले, ये भी कौन सी मेथड है? सी क्लास मेथड। मतलब अगर आप देख रहे हो कि ऑब्जेक्ट है सी क्लास का और उसके ज़रिए हम ऊपर के तीनों क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं। इवन ए क्लास की मेथड को भी कॉल करेंगे, बी क्लास की भी कॉल करेंगे, और सी तो होने ही वाला है क्योंकि खुद की मेथड है तो वो तो होने ही वाली है, ओके। देखना इतना था इस इनहेरिटेंस में कि ए क्लास की मेथड भी बराबर कॉल होती है कि नहीं है। और ये जो एक्स मेंबर हम यहाँ पे एक्सेस कर रहे हैं, कौन से क्लास में कर रहे हैं? क्लास सी में कर रहे हैं, और ये एक्स मेंबर है क्लास ए का, तो यहाँ पे मैं कमेंट देता हूँ क्लास ए मेंबर, कौन सा मेंबर है वो? एक्स, एक्सेस हियर, ओके। तो इस तरीके से ये यहाँ पे एक्सेस होगा। नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग, see this, x is equal to 10, y equal to 20 and z is equal to 30। तो इस तरीके से हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का यूज़ कर सकते हैं। जब आपको लगता है कि मल्टीपल क्लासेस, मतलब अलग अलग क्लासेस ऐसे एक लेवल में चले, पहले क्लास से दूसरा क्लास, दूसरे क्लास से तीसरा क्लास, लाइक दिस, तो आप ये सीक्वेंस और आगे बढ़ा सकते हो। अगर आपको चाहिए तो और आगे आप डी क्लास ले सकते हो, ई क्लास ले सकते हो, नंबर ऑफ क्लासेस आप ऐसा यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ अ कंसेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस।
ओके, समझ में आया गाइस मल्टी लेवल इनहेरिटेंस किस तरीके से वर्क करता है? यस।